Hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, previous वीडियो में हम सभी लोग 2018 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे एंड जो हमारे पास रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बचे हुए थे उन्हें आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जितने भी एस्पायरेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे एम्स के हों या फिर पीजीआईएमआर या फिर ईएमपी पीएनएसटी के स्टूडेंट्स हों, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़, है ना, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हों, जो भी एस्पायरेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स हो, है ना, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए हमारे पास जो लास्ट स्टेज होती है, जो लास्ट स्टेप होता है फॉलो करना, दैट इज़ सॉल्व मोर एंड मोर MCQs, है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उतना ही आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, सभी एस्पायरेंट्स से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोटबुक एंड पेन ले लीजिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आपको नया कॉन्सेप्ट मिले तो उसे आप तुरंत राइट डाउन कर लें और उसे लर्न कर लें। ठीक है, चलिए आज का हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए थे, है ना, और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे उन्हें आज हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे एस्पायरेंट्स जिन्होंने ये क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है तो वो लोग प्रीवियस वीडियो पर जाकर 2018 का प्रीवियस पेपर है उस वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने यहाँ तक अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ द कैप्सूल कवर इज़ मेड अप ऑफ, है ना, द कैप्सूल्स कवर इज़ मेड अप ऑफ। जो आप कैप्सूल खाते हैं ना, जो कैप्सूल खाते हैं, ये जो कैप्सूल्स हैं ये किससे बने होते हैं? कैप्सूल के अंदर क्या है? मेडिसिन हमारी है ना, कैप्सूल के अंदर हमारी मेडिसिन है, लेकिन जो ये कैप्सूल का कवर है ये किसका बना होता है? तो सभी लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना, सभी लोग अपने आप से आंसर करने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करेंगे लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। चलिए, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटीन, एग पील, सेलुलोज एंड स्टार्च। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। ठीक है, अगर हम बात करें स्टार्च की, है ना, तो स्टार्च क्या है? दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो कैसी है? ये स्टोरेज, है ना। अगर प्लांट के केस में बात करें तो ये कैसी है? स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड। कैसी है? होमोपॉलीसैकेराइड। जो स्टार्च है ये होमोपॉलीसैकेराइड है और इसमें ये जो है ये आपकी ग्लूकोज के मोनोमर से, है ना, जो ग्लूकोज मोनोमर है इसके पॉलीमराइजेशन से, ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से जो है स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़ कर क्या बनाएंगे? स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगे, जो ये चैन बनेगी, ये चैन कैसी है? होमोपॉलीमर, है ना, होमोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, है ना। तो इस लिंकिंग को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बॉन्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर बॉन्डिंग α1,4 लिंकिंग देखने को मिलेगी, है ना। एक जो हमारा ग्लूकोज मोनोमर है और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो ये बॉन्ड बनेगा इसे हम कहेंगे α1,4 लिंकेज। ठीक है, लिंकिंग या फिर बॉन्ड। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि स्टार्च क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है जो कि
कैसी है, ग्लूकोज के मोनोमर से बनी हुई है। और यहाँ पर अगर बॉन्ड की बात करें तो अल्फा 1,4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन कैसे हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, है ना। काफ़ी ओल्ड आपका पेपर है 2018 का, तो जो है 90% चांस हैं यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि जो हमारी ह्यूमन सेल है वो किसे एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी, यू कैन से जो है ईंधन के रूप में किस मॉलिक्यूल्स को यूज़ करती है। जो हमारे पास ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना। जो ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर वाटर, तो फ्यूल के फॉर्म में हमारी जो सेल हैं वो किससे यूज़ करती हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, है ना। कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, किसके लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, है ना, खाना खाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होते हैं, जो अलग अलग हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सभी को हमारी सेल्स क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। तो जो यहाँ पर ग्लूकोज है ना, जो हमने खाना खाया उससे क्या हमें गेन हुआ, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स गेन हुआ। जो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें भी मेनली ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेक डाउन होकर, है ना, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी और उससे क्या एनर्जी गेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है आपकी, है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है इसमें हमें जो है कितनी, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हमें कितना एटीपी मिलता है, दैट इज़ 4 एटीपी, है ना। क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है ये एनरोबिक एंड एरोबिक दो तरीके से होती है। कैसी, एरोबिक, है ना, एंड एनएरोबिक दो तरीके से होती है। तो एरोबिक में हमें 4 एटीपी गेन होते हैं एंड जो हमारे पास एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है इसमें हमें 2 एटीपी गेन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि हमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की सिर्फ बात करें तो कितना एटीपी गेन होता है, तो 4 एटीपी गेन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट, है ना। अगर हम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें या स्टोरेज फ्यूल की बात करें तो हमारी बॉडी में क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये कैसा है, स्टोरेज फॉर्म में, ये हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म में मिलता है ना। ग्लाइकोजन मेनली हिपैटोसाइट्स की सेल्स में इसे स्टोर किया जाता है। लीवर की हिपैटोसाइट्स सेल में ग्लाइकोजन का स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन कैसी हमारी वो है, कार्बोहाइड्रेट्स स्टोरेज है। ठीक है, चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी, है ना। कौन सी शुगर्स हमें जैसे हमें तुरंत रिक्वायर है एनर्जी की, तो हमें इसमें से किस शुगर से हमें इमीडिएटली एनर्जी मिल सकती है। जैसे कि लैक्टोज, है ना, क्या लैक्टोज या फिर सेलुलोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज, है ना। यहाँ पर ह्यूमन सेल की बात की गई है। ठीक है, ह्यूमन सेल की, तो आप सोचिए ह्यूमन सेल में तो सेलुलोज हो नहीं सकता, है ना। ह्यूमन सेल में तो सेलुलोज हो नहीं सकता, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। लैक्टोज भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि लैक्टोज जो है ये तुरंत जो इमीडिएटली शुगर्स नहीं है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एंड माल्टोज भी नहीं है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ठीक है, क्या होगा, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स टिश्यू इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी है ये किससे बनी हुई है, सेल से, है ना।
हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। अगर फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो क्या है हमारी बॉडी की? सेल। हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ये क्या बनाएंगी? टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी, है ना। जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। ऐसे ही ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, कौन सा वो बायो मॉलिक्यूल्स है जिसका मोस्ट जो है कह सकते हैं मोस्ट जो पार्टिसिपेशन है इसका सबसे ज़्यादा उसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर विटामिन। तो आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल गार्डन पी यूज्ड बाई मेंडल इज अ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, है ना, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया था? गार्डन पी को, ठीक है। जो गार्डन पी को यूज़ किया था उसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है या उन्होंने जो यूज़ किया इनमें से वो क्या था? क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉप, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड, या फिर सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप, या फिर मे वेरी विथ इकोटाइप। तो ये बताएंगे आप। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर बात करें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, बात करें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पिता कौन है? जो हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कितने? 7 ईयर्स तक वर्क किया था। इस एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने 7 ईयर्स तक वर्क किया था। और ये किस टाइम ड्यूरेशन के बीच किया? 1856 टू 1863, ठीक है। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। 1856 से 1863, ठीक है, के बीच में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। तो 7 ईयर्स तक इन्होंने जो है गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो ये बहुत बार आपसे ईयर्स पूछ लिया जाता है, ठीक है, कब से कब तक इनका एक्सपेरिमेंट हुआ। एंड जो इन्होंने गार्डन पी लिया था, ठीक है, जो गार्डन पी लिया था उसमें इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक। कितने? 7 कैरेक्टर्स लिए थे, या यू कैन से 7 कैरेक्टर्स लिए थे इन्होंने, ठीक है। तो जो गार्डन पी थी इसमें क्या था कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉप थी या वोथ, है ना। तो ये क्या थे? उन्होंने किया था क्रॉस फर्टिलाइज्ड करवाया था। क्या था? क्रॉस फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस फर्टिलाइज्ड क्रॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेंडल इमैस्कुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मेंडल इमैस्कुलेटेड गार्डन पी प्लांट। इमैस्कुलेशन इज द। उन्होंने क्या किया था? अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, है ना। जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तब हम वहाँ पर क्या करते हैं? इमैस्कुलेशन करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तब हम वहाँ पर इमैस्कुलेशन करते हैं, वो भी किसमें? जो है मेनली बाईसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। इमैस्कुलेशन की प्रोसेस किसमें होती है? बाईसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो हम बोथ फ्लावर में कर सकते हैं, वो चाहे जो है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या फिर बाईसेक्सुअल, ठीक है। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। आप क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
एक बार समझ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके देखना भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सपोज करिए आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल आप हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को आप दोनों ही प्लांट में परफॉर्म कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल में, ठीक है, यूनिसेक्सुअल में एंड बाइसेक्सुअल, दोनों तरीके के फ्लावर्स में आप कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। जो यूनिसेक्सुअल है यहाँ पर हम इमैस्कुलेशन की प्रोसेस नहीं करते हैं, समझना। देखिए जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि ये हमारे पास सपोज करिए फ्लावर है, तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं और क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं। अब इस फ्लावर में हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाह रहे हैं, यानी कि अपने डिजायर्ड जो डिजायर्ड हमारे पास जीन है उनको हम इंट्रोड्यूस करके जो हमारे पास डिजायर्ड पोलन ग्रेन है उनके साथ इसका पॉलिनेशन करा के हम अपने डिजायर्ड प्रोजेनी या डिजायर्ड अपना प्लांट्स बनाना चाहते हैं, है ना। तभी तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे बाइसेक्सुअल में इमैस्कुलेशन की मेथड से, इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इमैस्कुलेशन करेंगे, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टेप वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हम किस स्टेप में या किस ये जो है ऑर्डर में इमैस्कुलेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया, फिर बैगिंग किया, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉलिनेशन करेंगे, अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को यहाँ पर स्प्रे करेंगे। उसके बाद हम फिर से 4th स्टेप में क्या करेंगे, रीवैगिंग कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रीवैगिंग कर लेंगे। अब सुनना, एक एक स्टेप में हम क्या क्या कर रहे हैं। देखिए जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप थी, इसमें इमैस्कुलेशन किया, यानी कि जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर था इसमें से हमने एंथर को रिमूव कर दिया। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ, ठीक है। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर आवर स्टेमन्स इज नोन एज इमैस्कुलेशन, ठीक है। एंथर का हम रिमूवर कर देते हैं। जो हमारे पास ये एंड्रोसियम है ना, एंड्रोसियम में क्या हमारे एंथर है, स्टेमन्स है, इन्हें हम क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, इमैस्कुलेशन। अच्छा, इमैस्कुलेशन क्यों करते हैं, ताकि जो ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, दैट इज एंड्रोसियम या स्टेमन, इसमें के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हमारी फीमेल फ्लावर को जो है फर्टिलाइज ना कर दें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं। स्टेमन को हम उसके इमेच्योर स्टेज में ही रिमूव कर देते हैं। अभी ये फ्लावर बर्ड कैसी है, ये फ्लावर इमेच्योर है, एंथर अभी इमेच्योर है, कंप्लीटली पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तभी हम क्या करेंगे, एंथर या स्टेमन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया, इस जो हमारे पास सपोज करिए इसको हमने सपोज करिए कि ये हमने स्टेमन यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी कि यहाँ से हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, हमारे पास फीमेल फ्लावर है। तो अब हम इसकी बैगिंग कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी अदर इसको जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो आकर इसे फर्टिलाइज ना कर दें, वो आकर इसे पॉलिनेट ना कर दें, इसलिए हम इसकी क्या कर देंगे, बैगिंग। तो फर्स्ट में हमने इमैस्कुलेशन किया, सेकेंड में हमने अपने फीमेल फ्लावर को बैगिंग कर ली, ठीक है। फीमेल फ्लावर की क्या कर ली, बैगिंग कर ली। अब हम इस फ्लावर को मैच्योर होने देंगे, है ना। जो इसकी स्टिग्मा है उसे हम रिसेप्टेबल बनने देंगे अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन के लिए। अगर जब हमारी ये जो हमारा फीमेल फ्लावर है ये मैच्योर हो गया, है ना, जब फीमेल फ्लावर मैच्योर हो गया, स्टिग्मा वेल डेवलप हो गई, वो पोलन ग्रेन को जो है रिसीव कर सकती है, तब हम अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को यहाँ पर स्प्रे कर देंगे, है ना।
अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को हम यहाँ पर इसके फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रीवैगिंग कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने पोलन ग्रेन को यहाँ पर स्प्रे किया तो इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रीबैगिंग कर देंगे या इसी को फिर हम टैगिंग भी कहते हैं, है ना। रीबैगिंग और फिर उसके बाद टैगिंग कर देंगे। यानी कि जब हमने यहाँ पर अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को स्प्रे कर लिया तब हम फिर से इसको क्या करेंगे और इसकी रीवैगिंग कर देंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इसकी रीवैगिंग कर देंगे और हम टैग कर देंगे कि हमने किस डेट को ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, हमें कब तक वेट करना है। ठीक है, मैच्योर हो जाएगा, इसके बाद जो भी हमें सीड गेन होंगे उनसे हम अपने डिज़ायर्ड प्लांट्स को गेन कर लेंगे, है ना। जैसा हम प्लांट चाहते थे वैसा प्लांट्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। इस तरीके से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डिज़ायर्ड प्लांट्स को जो है बना सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ईल्ड्स को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर यही यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बात करें तो इमैस्कुलेशन की प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल और केवल हमारे पास फीमेल फ्लावर है, तो इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो फीमेल, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, है ना। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे, फिर पॉलिनेशन करेंगे अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स का, उसके बाद फिर से रीवैगिंग कर देंगे और उसको टैग कर देंगे। ठीक है, फिर उसे मैच्योर होने देंगे। क्लियर, आई होप बहुत अच्छे से आपको ये सारी स्टेप समझ में आई होंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमैस्कुलेशन की प्रोसेस किस में परफॉर्म करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या फिर बाईसेक्सुअल फ्लावर में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बाईसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, बाईसेक्सुअल फ्लावर में। ये क्वेश्चन ये बना आपका। दूसरा क्वेश्चन, इमैस्कुलेशन मेल प्लांट में करते हैं या फीमेल प्लांट में करते हैं। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, मेल में, है ना। इमैस्कुलेशन मीन्स एंथर रिमूवल, तो एंथर का रिमूव कहाँ करेंगे, मेल फ्लावर से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेल फ्लावर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है पहले बैगिंग करते हैं या फिर पहले रीबैगिंग करते हैं, है ना, या पहले पॉलिनेशन कर देते हैं। तो यहाँ से आपको एक सीक्वेंस में चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बने होंगे। ठीक, तो चलिए अब अपना आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। रिमूवल ऑफ फ्लावर बड्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर डिहेसेंस, रिमूवल ऑफ कार्पल्स बिफोर डेहिसेंस, या फिर रिमूवल ऑफ मेच्योर फ्लावर्स। तो अभी हमने आपको बताया क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर डेहिसेंस, है ना। यानी कि जब अभी हमारे एंथर्स मेच्योर नहीं हुए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर नहीं हुए हैं, उससे पहले ही हम एंथर्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप वेरी मतलब जो है आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेटजी वाज यूज ऑफ 2 प्लांट्स, है ना। मेंडल ने क्या किया था, अपने 2 प्लांट्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, है ना। जब उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफरिंग इन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या फिर डिफरिंग इन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, या फिर डिफरिंग इन मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। डिफरिंग इन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या लिया था, एक उन्होंने टॉल प्लांट लिया था और दूसरा क्या लिया था, ड्वार्फ, है ना। तो ये दोनों अलग अलग प्लांट्स लिए थे, उनके इनके जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनके बीच में क्या करवाया था उन्होंने, जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, है ना, फर्टिलाइजेशन करवाया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द हाइब्रिड प्रोजेनी इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज, F0 या F1, F2 या फिर F'। जो हमारे पास प्रोजेनी, जो हाइब्रिड प्रोजेनी मिलेंगी, इस फर्स्ट जनरेशन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक फीमेल प्लांट है, ठीक है, और आपके पास एक ये मेल प्लांट है ना। इसके बीच में हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ प्रोजेनी
गेन हुई, है ना, कुछ प्रोजेनी मिली। तो ये जो स्टेप हमारी है, इस स्टेप में जो हमारी प्रोजेनी मिली, इसी को हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। इसे क्या कहते हैं हम, F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसे हम पेरेंटल P जनरेशन कहते हैं, यानी कि पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वाज। जो मेंडल ने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, है ना, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस रहे थे ना। तो जो इनकी सक्सेस है उसके लिए एक मेजर रीज़न क्या था, किस कारण इनको अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली थी। गार्डन पी वॉज ट्रू ब्रीडिंग, गार्डन पी वॉज क्रॉस ब्रीडिंग, गार्डन पी वॉज हेट्रोजाइगस, या फिर गार्डन पी वॉज इजिली अवेलेबल, ठीक है। तो गार्डन पी इजिली तो अवेलेबल था उन्हें, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है जो मेंडल्स थे, ग्रेगर जॉन मेंडल्स, वो क्या थे, पादरी थे, वो चर्च में रहा करते थे, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने पी को कल्टीवेट किया। तो हम गार्डन पी को इजिली कल्टीवेट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ मेजर रीजन बताना है कि उनको सक्सेस कैसे मिली थी उनके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो अगर यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें, दैट इज गार्डन पी वॉज ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। क्या थी इसमें, ट्रू ब्रीडिंग। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो मेंडल ने गार्डन पी को चूज़ किया था, है ना, जो मेंडल ने गार्डन पी को चूज़ किया था उसके पास क्या थे, 7 कंट्रास्टिक कैरेक्टर थे, है ना। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लेकर जो है अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ठीक है। एक बार उन 7 कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी को चूज़ किया था, उस गार्डन पी में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लिया था। वो 7 कैरेक्टर्स क्या थे, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया, प्लांट हाइट, है ना, यानी कि प्लांट, एक डॉर्फ प्लांट लिया और एक उन्होंने टॉल प्लांट लिया, ठीक। तो एक तो उनका कैरेक्टर क्या था, हाइट। उसके बाद उन्होंने फ्लावर की पोजीशन ली, एक्सियल पोजीशन या फिर टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद क्या लिया, कलर, फ्लावर का कलर कैसा था, फ्लावर का कलर वाइट था या फिर रेड। इसके बाद उन्होंने पॉड का शेप लिया, है ना, पॉड का शेप लिया। उसके बाद उन्होंने पॉड का कलर लिया, पॉड का कलर लिया, पॉड ग्रीन था या फिर जो येलो था। इसके बाद उन्होंने सीड का शेप लिया, है ना, राउंड सीड या फिर रिंकल्ड। इसके बाद उन्होंने जो है सीड का कलर भी लिया, है ना, वाइट सीड था या फिर ग्रीन सीड था या फिर येलो सीड, है ना, ग्रीन सीड या फिर येलो सीड। तो इस तरीके से सभी कैरेक्टर्स के उन्होंने 2 कंट्रास्टिक ट्रेट्स लिए थे, है ना। तो यहाँ से आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी के 7 कैरेक्टर्स यूज़ किए थे, उनमें से कितने कैरेक्टर्स कलर पर बेस्ड थे, है ना, कितने कैरेक्टर कलर्ड पर बेस्ड थे। तो आपके यहाँ से कितने कलर पर बेस्ड हैं, देखिए, फ्लावर का कलर लिया, है ना, इसके बाद उन्होंने पॉड का कलर लिया और उन्होंने सीड का कलर लिया था। तो 3 कैरेक्टर्स जो है कलर पर बेस्ड थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे, ओके। चलिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आप इन 7 कैरेक्टर्स को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When alleles of 2 contrasting characters are present together, one of the character express and the other remains hidden। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मेंडल्स ने जो है 2 कंट्रास्टिक कैरेक्टर्स लिए थे, है ना, उसके लिए एलील्स रिस्पॉन्सिबल थे, जो एलील्स यानी कि जो जीन थी। तो उसमें कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर तो एक्सप्रेस हो रहा था, बट दूसरा जो है वो क्या हो रहा था, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स की बात हो रही है यहाँ पर। एक अपने आप को एलील एक्सप्रेस कर पा रहा है और जो दूसरा वाला एलील है वो क्या कर रहा है, हिडन हो जा रहा है, अपना एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है ना, जो रिसेसिव है। तो ये बात उन्होंने अपने किस लॉ में कही थी, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए फिर से आप यहाँ पर अपनी इलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे, है ना,
एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तो दोनों ही एक ही बात है ना, ये दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात करो या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जो हमारे गैमेट्स हैं उनके एलील्स के सेग्रीगेशन की बात करो या जो उनकी प्योरिटी की बात करो। तो ये तो हमारा लॉ एक ही हुआ, तो ये तो हमारे होगा नहीं, है ना। इसमें तो कोई डोमिनेंस की बात नहीं होती कि एक एक्सप्रेस हुआ। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स की बात कहाँ हुई, सेकेंड लॉ में, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट मैं बता दूं अभी रिसेंट, है ना, रिसेंट में जो मेंडल का ये सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इससे सिर्फ अब हाइपोथेसिस की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कैसे, हाइपोथेसिस की तरह इसको अब केवल जो है एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि अगर आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कोडोमिनेंस वाला, है ना, अगर आपने कोडोमिनेंस पढ़ा है तो आपको याद होगा वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हम वाइट और रेड कलर के फ्लावर के बीच जब क्रॉसिंग करवाते हैं, है ना। प्लीज़ समझना, वाइट एंड रेड कलर के फ्लावर के बीच जब हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तब हमें पिंक कलर का फ्लावर मिलता है, यानी कि हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को मिलता है ना, जो कि कोडोमिनेंस में हम लोग पढ़ते हैं, कोडोमिनेंस में, ठीक। तो अभी इसको एज अ हाइपोथेसिस रिगार्ड किया जाता है, ठीक। तो और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, यानी कि जो हमारे गैमेट्स हैं, है ना, गैमेट्स में जो जीन हैं जो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं गैमेट्स में, इनके जो जीन हैं, जो एलील्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली जाते हैं, है ना। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज प्रोटीन बाइंडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए आर, प्रोटीन बाइंडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए आर आइडेंटिफाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। देखिए सभी एग्जाम्स में आपकी टेक्निक से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा रोल है, आप समझ सकते हैं, है ना। तो आपसे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए ऑप्शन हमारे पास हैं फिंगर प्रिंटिंग, फूड प्रिंटिंग, सॉदर्न ब्लॉटिंग या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोटीन बाइंडिंग रीजन ऑफ डीएनए, है ना। कब हम डीएनए के जो रीजन्स हैं वहाँ पर जब ऐसे एक्सपेरिमेंट में जिसमें प्रोटीन बाइंड करती है, ये कब हम करवाते हैं, जब हमें किसी भी डीएनए का, ठीक है, जब हमें किसी भी डीएनए का एग्जैक्टली सीक्वेंस पता करना होता है, ठीक, एग्जैक्टली सीक्वेंस पता करना होता है, तब हम क्या करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग मेथड्स को फूड प्रिंटिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक। फूड प्रिंटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फूड प्रिंटिंग टेक्निक क्या है, दैट इज़ डिटरमाइन द एग्जैक्ट डीएनए ऑफ सीक्वेंस के एग्जैक्ट जो हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए के एग्जैक्ट सीक्वेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड प्रिंटिंग टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोटीन है ये बाइंड कर लेती है किससे, डीएनए के जो स्पेसिफिक रीजन से, जो डीएनए है उसके रीजन से बाइंड कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फूड प्रिंटिंग, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें फिंगर प्रिंटिंग, यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात हो रही है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को 1984 में, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक्स है इसको 1984 में एलेक्स जेफरी ने, है ना, एलेक्स जेफरी ने प्रपोज किया था, है ना, या इन्वेंटेड किया था, ठीक है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी हम क्या करते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर ब्लॉटिंग टेक्निक की बात करें तो हमारे पास 3 जो है ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, जैसे सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। और हमारे पास एक क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। तो समझ लेते हैं किस टेक्निक में किस किस को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं।
जो हमारे पास सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इसमें हम डीएनए को एनालाइज करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, डीएनए एनालिसिस के लिए जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इसे प्रोटीन एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इसे हम आरएनए एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आरएनए के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपकी जो हमने 5 टेक्निक्स बताई है ना, फिंगर प्रिंटिंग, फूड प्रिंटिंग एंड ये जो आपकी 3 ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टेक्निक को किसके एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार फिर से याद कर लेंगे। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग को डीएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को प्रोटीन एनालिसिस के लिए एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए आरएनए एनालिसिस के लिए। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज siRNA इंटरफेरेट। जो siRNA हमारे पास है ना, siRNA ये इसका रोल किस में होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर या फिर डीएनए रेप्लिकेशन लेवल पर या फिर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी एस्पायरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, siRNA की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जब हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है ना, तो फर्स्टली क्या होता है, ये एचएन होता है जो बनता है, ये कैसा हमारा होता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में मेनली यूकैरियोट में क्या होता है, स्प्लाइसिंग होती है ना, यानी कि इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। तब वहाँ पर उस प्रोसेस को पहले बात तो हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कहते हैं, है ना। उसके बाद ये वहाँ पर जो यू कैन से जो मॉडिफिकेशंस होते हैं एचएनआरएनए में, उसके बाद ही मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो पाता है। जो मैसेंजर आरएनए है, इसके बाद क्या होता है, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो एचएनआरएनए के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है, इसके बीच जो प्रोसेस होती है, इसी को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कहते हैं। यहीं पर siRNA का रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप गॉट इट एवरीवन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। क्या पूछा गया है आपसे, नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पूछे गए हैं, यानी कि प्लांट हार्मोन के बारे में बात हो रही है। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज हार्मोन्स, है ना, जो प्लांट के हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बताने हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपके सिंथेटिक हैं और कुछ नेचुरल हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सभी के सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जियाटिन या फिर वेंजिल एमिनो प्यूरिन, जिसे हम BAP भी कहते हैं, या फिर इंडोल एसिटिक एसिड IIA, या फिर 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, है ना, 2,4-D। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर मैं बता दूँ आपके मोर देन वन आंसर राइट हो सकते हैं, है ना, मोर देन वन ऑप्शंस राइट हो सकते हैं। आप बताएंगे कि यहाँ पर नेचुरली कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, प्लांट हार्मोन्स जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। जियाटिन, जिसे हम साइटोकाइनिन भी कहते हैं, है ना, साइटोकाइनिन्स भी कहते हैं इसे। बेंजिल एमिनो प्यूरिन्स, जिसे हम BAP कहते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे हम ऑक्सिन भी कहते हैं, है ना, जिसे हम ऑक्सिन भी कहते हैं। एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड, जो कि ये भी ऑक्सिन का ही फॉर्म है, 2,4-D। तो अगर हम नेचुरली बात करें, नेचुरली यानी कि जो प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं, तो यहाँ पर नेचुरली हमारा हो जाएगा जियाटिन एंड जो हमारा इंडोल एसिटिक एसिड है। ठीक है, जियाटिन एंड जो इंडोल एसिटिक एसिड है, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, ये हमारे प्लांट से सिंथेसाइज होते हैं। जियाटिन जो साइटोकाइनिन से, ये मेनली रूट में सिंथेसाइज्ड होता है ना, एंड जो ऑक्सिन है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एमिनो एसिड, है ना,
कौन सा एमिनो एसिड इसका प्रीकर्सर होता है इंडोल एसिटिक एमिनो एसिड के लिए नेचुरली। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे हाँ जो है आपका ट्रिप्टोफान। ठीक है, कौन सा? ट्रिप्टोफान जो आपका एमिनो एसिड है, ट्रिप्टोफान। ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो आपका एमिनो एसिड्स है जिसे हम W से डिनोट करते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये किसका प्रीकर्सर है एमिनो एसिड? तो इंडोल एसिटिक एसिड के लिए। जियाटिन एंड इंडोल एसिटिक एसिड या फिर इसे साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन, ये दोनों प्लांट में नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन P एज वेल एज ऑप्शन R। ठीक है, जियाटिन एंड इंडोल एसिटिक एसिड। क्लियर? और ये दोनों हमारे कैसे हैं? सिंथेटिक फॉर्म है, इन्हें लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एंड कोशिश करेंगे कि हमें जितने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल होंगे उन सभी के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक कि आपका BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा एस्पायरेंट्स या स्टूडेंट्स या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाए, है ना। चुपके चुपके से आपको नई सारी चीज़ें पढ़ लेनी है ना। वीडियोस को शेयर भी करना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस और आप इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लेकर आऊं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।